और इस बीच एक बड़ी खबर है, अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से बरामद कर लिया है। अब कल लेकर भोपाल पहुंचेगी पुलिस। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आप तक आप पहुंचा रहे हैं। लगातार जिस तरह से अर्चना की तलाश की जा रही थी और ये जो मामला है लगातार उलझता जा रहा था, लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर से बरामद किया है। कल अब भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी। तो देखिए ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अर्चना जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी, पूरे देश भर में तलाश की जा रही थी और कई संभावनाएं इस दौरान जता रही थी, कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही जहां पर अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से बरामद किया है। कल अब भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी। आज ही आपको बता दें कि अर्चना के परिवार वालों ने यह दावा किया था कि उनकी अर्चना से बात हुई है और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी अर्चना सामने आ सकती है, अर्चना को बरामद किया जा सकता है। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आखिरकार अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से अर्चना को बरामद किया गया है। अब कल भोपाल लेकर पुलिस की टीम पहुंचेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए लगातार तलाश की जा रही थी, जंगलों की खाक छानी जा रही थी, नदियों में तलाश की जा रही थी, हर एक उस जगह पर अर्चना की तलाश की जा रही थी जहां पर अर्चना। हरप्रीत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, लगातार पहले दिन से आप इस खबर को कवर कर रही हैं कि किस तरह से अर्चना अचानक ट्रेन से लापता हो जाती है, जंगलों की खाक छानी जाती है, नदियों में तलाश की जाती है और आखिरकार जीआरपी भोपाल ने नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से बरामद कर लिया। किस तरह से बरामद किया गया है अर्चना को, डिटेल से जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी राहत भरी ये खबर है कि सुरक्षित स्वस्थ तरीके से अर्चना को जीआरपी पुलिस भोपाल ने बरामद कर लिया है। इसे यूपी नेपाल का जो बॉर्डर है लखीमपुरी, वहां से बरामद किया गया है। इसकी जो लोकेशन है वो पहले दिल्ली मिली, लेकिन इसे इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है, उसे सर्चिंग की जा रही है उसकी। ये लखीमपुर पहुंची है। फिलहाल जीआरपी ने इससे बिल्कुल सुरक्षित स्वस्थ तरीके से इसे सकुशल यहाँ पर बरामद किया है और अब कल इसे लेकर जीआरपी भोपाल की जो टीम है वो वापस लौटेगी। जीआरपी थाने के जो टीआई है जहीर खान, वो 8 सदस्यीय टीम के साथ लखीमपुरी पहुंचे थे और वहां पर इसे तलाश किया जा रहा था। ये बताया जा सकता है अपने दर्शकों को ये कि टीम किस तरह यहाँ पर काम कर रही थी दिन रात, कि सुबह से ये टीम इसे यहाँ पर तलाश कर रही थी अर्चना को और हर आधे घंटे में ये अपडेट यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लगातार भोपाल में बैठकर ले रहे थे। इस पूरे मामले में जीआरपी पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया है, पेट थपथपाने वाला यहाँ पर उन्होंने काम किया है कि 7 अगस्त को जो युवती ट्रेन से गायब हुई थी, कयास लगाए जा रहे थे कि उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, जहरखोरानी तो नहीं हो गई, किसी हादसे का शिकार या किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई। लेकिन राहत की बात यह रही जल्द ही अर्चना को लेकर जीआरपी की जो टीम है पुलिस की वो भोपाल वापस पहुंचेगी। तो बड़ी एक राहत भरी खबर ITC24 के दर्शकों के लिए, ये एक सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर कि अर्चना तिवारी सकुशल नेपाल बॉर्डर लखीमपुरी से बरामद कर ली गई है। जी अर्पित, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से कई कयास लगाए जा रहे थे, अब चूंकि अर्चना को बरामद कर लिया गया नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से, आखिर अर्चना वहां तक पहुंची कैसे, क्या किस तरह से कड़ियां अब पुलिस जोड़ेगी पूरी तरह से? देखिए, हमने दिन में ही इस बात का खुलासा किया था कि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि जब अर्चना मिलेगी तो ऐसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आएगी जो किसी ने भी सोची नहीं होगी। प्रेम प्रसंग से मामला जुड़ा हो सकता है, किसी और चीज से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये बात यहाँ पर साफ है कि अर्चना किसी साजिश का शिकार नहीं हुई थी, किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी। हालांकि पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। पुलिस की जो प्राथमिकता थी वो यही थी कि अर्चना तिवारी को
सकुशल बरामद कर लिया जाए। अर्चना को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, पुलिस की टीमें लगातार उसे सर्च कर रही हैं। ऐसे में लगातार वो पुलिस से बचने एक के साथ ही दूसरी जगह पर जा रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। सुबह से ही बहुत तत्परता से टीम यहाँ पर लगी थी। इस पूरे मामले में हम एक बार फिर कहेंगे कि भोपाल जोन के रेल पुलिस के एसपी चाहे राहुल कुमार हो या फिर पूरी जीआरपी की टीम है, उन्होंने बहुत काबिल तारीफ यहाँ पर जो है वो काम किया है। फिलहाल इस बात का खुलासा भी नहीं हुआ है कि वो लखीमपुर कैसे पहुंची है, किन हालातों में पहुंची है, लेकिन सब कुछ वो जीआरपी भोपाल पुलिस की टीम को मिल गई है। उसे टीम लेकर कल भोपाल वापस पहुंचेगी और कल सुबह जो रेल पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर 7 तारीख से गायब अर्चना आज वहां पर कैसे बरामद हुई और वहां वो क्यों गई थी। जी अर्पित, एक चीज और समझना चाहेंगे, आज जिस तरह से कांस्टेबल का नाम सामने आया उससे लगातार पूछताछ की जा रही, ये भी कहा गया कि उसने ही टिकट कराया था, तो क्या इसी पूछताछ के आधार पर पुलिस अर्चना तक पहुंची होगी? देखिए, अर्चना तक पहुंचने के लिए ये बात भी सामने आई है कि अर्चना पर 51,000 रुपए का उसके जो परिचित है उन्होंने इनाम भी घोषित किया था कि 51,000 रुपए जो कोई उसे ढूंढ कर लाएगा उसे दिए जाएंगे। तो एक सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि जब 51,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया तो लगातार जो अर्चना को जानने पहचानने वाले हैं वो भी उसे कॉल कर रहे थे या उसके बारे में जो जानकारी है वो पुलिस को दे रहे थे। ऐसे ही किसी शख्स से जानकारी पुलिस को मिली थी, कॉल डिटेल्स यहाँ पर पुलिस ने निकाली थी, पहले 3 महीने फिर पिछले 1 साल की कॉल डिटेल यहाँ पर निकाली गई थी। उस कॉल डिटेल में भी पुलिस को कुछ क्लू मिले थे और इसके साथ ही परिजनों ने भी यहाँ पर बहुत सारी जो जानकारी वो पुलिस से शुरुआत में भी छुपाई, बीच में भी छुपाई। आज भी जब परिजनों ने इस बात का खुलासा किया कि अर्चना के साथ वो फोन पर लगातार उनके सकुशल होने की जानकारी उनको आज मिली है, उन्होंने ये बात भी पुलिस को नहीं बताई, लेकिन परिजनों से बातचीत के बीच एक नंबर पुलिस ने यहाँ ट्रेस किया था। उस नंबर के आधार पर भी पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की और लगातार एक के बाद एक जो क्लू मिलते जा रहे थे, पुलिस उन क्लू पर एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाती जा रही थी और ये कदम आखिर उनको सफलता दिलवा कर रही। जी अर्पित, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से रक्षाबंधन मनाने घर से निकली थी अर्चना और अचानक से फिर लापता हो जाती है, लगातार कई सवाल उठ रहे थे, कई कयास लगाए जा रहे थे, आपने पहले दिन से इस खबर को कवर की, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में मोड़ आया? बिल्कुल, देखिए 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से इंदौर बिलासपुर ट्रेन में कोच D3 के 3 नंबर सीट पर निकली थी। 10:40 पर यह ट्रेन भोपाल पहुंची थी 7 अगस्त को। तब इसने अपनी माँ को फोन किया था और कहा था कि वो जल्दी कटनी पहुंचेगी, अपनी माँ और पिता घर वालों से वो यहाँ पर मिलेगी, लेकिन इटारसी के बाद उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली। 8 अगस्त को जब ट्रेन कटनी पहुंची, वो ट्रेन से नहीं उतरी, तब हड़कंप मचा, उसे ढूंढने की कोशिश की गई, वो नहीं मिली। ट्रेन आगे बढ़ गई, उमरिया में उसकी सीट पर उसका बैग मिला, उसका फोन नहीं था, जिसके बाद से ही परिजनों ने आशंका जताई थी कि या तो किसी हादसे का शिकार हो गई या साजिश का शिकार हो गई। पुलिस ने 8 अगस्त को मामला जीआरपी रानी कमलापति थाने में दर्ज किया, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने 2 दिन बाद इस संभावना से बिल्कुल इनकार कर दिया था कि वो जहर खुरानी का शिकार हुई है या फिर हादसे का शिकार हुई है, क्योंकि 9 अगस्त की राखी थी और इस दौरान जब 7 अगस्त को ट्रेन में चढ़ी थी बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ में अगर वो कहीं गिरती या साजिश का शिकार होती तो जाहिर सी बात है कि भीड़ में कोई ना कोई उसे देखता। तो इस संभावना से 2 दिन बाद ही जीआरपी पुलिस ने इनकार कर दिया था कि वो किसी ऐसे साजिश या हादसे का शिकार। पुलिस उसे ढूंढ रही थी और पुलिस को पूरा भरोसा उम्मीद थी कि वो सुरक्षित मिलेगी। इस बीच सीडीआर निकाली गई 3 महीने की। इस सीडीआर में कुछ नंबर जरूर मिले जिनसे लगातार उसकी बात होती थी। इसके बाद पुलिस को एक आरक्षक ग्वालियर का नंबर मिला जिसने उसकी टिकट 6 अगस्त की इंदौर से ग्वालियर की करवाई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन उसने बताया कि एक कॉमन फ्रेंड था जो अर्चना का दोस्त था, उससे बातचीत होती थी, वो दोस्त की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अर्चना उसके साथ सिंपैथी के चलते उसके करीब आ गई थी, लेकिन वो कभी मिले ही नहीं थे। यहाँ पर भी जो पुलिस है एक आकर यहाँ पर भी रुक गई थी, ये पहेली की रहस्य कि आखिर अर्चना गई कहाँ, लेकिन कुछ क्लूज के सीडीआर से मिले, कुछ और बहुत सी ऐसी चीजें एक के बाद जो सबूत है, क्लू है, वो पुलिस को मिलते चले गए और आखिरकार पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। देखिए, ये अभी भी रहस्य बना है कि वो आखिर वहां पहुंची कैसे। ये पहेली अब तक सुलझेगी जब पुलिस उसे लेकर भोपाल आएगी और भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
कल सुबह जीआरपी के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में जानकारी देंगे। कौन सी चीजें हैं जो पुलिस ने भी यहाँ पर छुपाई, पुलिस से छुपाई गई, परिजनों ने छुपाई, लेकिन कहीं ना कहीं तत्परता से रेल पुलिस ने आखिरकार अर्चना को बरामद कर लिया। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या अर्चना अकेले बरामद हुई है। हो सकता है अर्चना के साथ कोई और भी हो, लेकिन फिलहाल पुलिस अब उसे लेकर वापस लौट रही है। कल तक वो यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद ही इस पूरे रहस्य, इस मिस्ट्री का जो अर्चना पिछले 7 अगस्त से बन चुकी थी, उसका खुलासा यहाँ पर होगा। निश्चित रूप से हरप्रीत, कई सवाल हैं जो अब अर्चना के भोपाल लौटने के बाद और पुलिस के खुलासे के बाद ही मिल पाएगा उन सवालों का जवाब। जिस तरह से अर्चना ट्रेन से गायब होती है और भोपाल में जो मोबाइल की आखिरी लोकेशन यहाँ पर मिलती है और उसके बाद फिर अर्चना कहाँ चले जाती है किसी को भी नहीं पता। तो क्या समझा जाए हरप्रीत कि मोबाइल की जो लोकेशन है वो भोपाल स्टेशन और उसके बाद फिर अचानक से अर्चना गायब हो जाती है, किसी तरह की कोई बड़ी साजिश इसके पीछे नजर आ रही है? चलिए, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंदौर से ट्रेन में सवार होकर रक्षाबंधन मनाने कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी का 13 दिन बाद ये सुराग मिला है, यानी अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। अब जो अर्चना की ये मिस्ट्री है वो सुलझ गई है, लेकिन कल जब भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी और इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, उसके बाद कई सवालों का जवाब यहां पर मिल पाएगा। आपको बता दें कि इंदौर से ट्रेन में सवार होकर रक्षाबंधन मनाने के लिए कटनी निकली थी और 13 दिन बाद कह सकते हैं कि अब ये मिस्ट्री कहीं ना कहीं सुलझी है। इससे पहले परिजनों ने मानव तस्करी की आशंका जताई थी और सीबीआई जांच तक की मांग की गई थी। नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से कटनी के लिए अर्चना निकली थी और जो आखिरी लोकेशन थी वो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर थी। उसके बाद परिजनों ने रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। रेलवे स्टेशन से लेकर इटारसी कटनी तक इसके जांच की गई और उसके बाद धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ाया गया। पूरे देश भर में अर्चना की जांच पड़ताल शुरू की गई और इसके बाद पुलिस को एक क्लू मिले, क्लू के आधार पर पुलिस अर्चना तक पहुंची है। अंशुल मिश्रा अर्चना के भाई हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंशुल, ये काफ़ी अच्छी खबर है कि अर्चना के बारे में जानकारी मिल गई है कि नेपाल बॉर्डर से अर्चना को बरामद किया गया है, पुलिस कल लेकर पहुंचेगी। आपके पास क्या जानकारी, किस तरह से आप लोगों तक जानकारी पहुंची है? देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपन सब ईश्वरवादी लोग हैं। हम पहले से ईश्वर से मनाते आ रहे थे कि हमारी बहन सकुशल हो। आज सवेरे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, जैसा कि मीडिया में चल रहा था कि कहीं ट्रैक पे नहीं गिर गई हो, नर्मदा जी के पुल में ना गिर रही हो। इन सारी भ्रांतियों को मैंने विराम देते हुए मीडिया के बंधुओं से ये जानकारी साझा करी थी कि अर्चना तिवारी सकुशल है, इसी दुनिया में है, उसके साथ इस प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई है। अब चूंकि आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि वो कहीं बॉर्डर पे मिली है, कहीं मिली है, ये अच्छी बात है। मैं अब तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करूंगा कि वह सकुशल अपने परिवार वापस लौट जाए, अपने घर वापस लौट जाए। उसकी माता जी की हालत बहुत खराब है। कटनी के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जनप्रतिनिधि को और कटनी में रहने वाले हर समाज सेवी को उसकी बहुत चिंता है। वह हमारी बहन है, वो कटनी जल्दी से अर्चना से आपकी बात हुई थी आज? मैंने आपको सवेरे ही बताया था, मैं आज दोबारा रिपीट क्या बात हुई थी? अर्चना ने क्या जानकारी दी थी अपने बारे में? से संपर्क हुआ था उसका, जिसकी बहुत जानकारी मैंने मीडिया के समक्ष दे दी थी। उसके बाद मैंने एक जानकारी और दी थी कि आगे की कोई जानकारी, क्या घटनाक्रम हुआ, अर्चना कैसे गई, कहाँ गई, किसके साथ गई, क्यों गई, ये पूरी जानकारी पुलिस दे पाएगी। इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। एक जानकारी मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपसे बता रहा था कि अर्चना जीवित है और अर्चना सकुशल है। जो मैं सुबह बयान दे रहा था, मैं अभी भी उसी बयान पर कायम हूँ। आपके माध्यम से और चैनलों के माध्यम से जानकारी लग रही है कि उसको जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहां पर मिल गई, यहाँ पर मिल गई। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं जो सुबह बोल रहा था उसी जिम्मेदारी पूर्वक बयान में अभी भी कायम हूँ। जी चले अंशुल, फिलहाल तो ये अच्छी खबर यही है कि अर्चना को बरामद कर लिया गया, कल भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी। चले, शुक्रिया अंशुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।
और पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बागतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहाँ से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहाँ से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। चले, तो GRP SP को आप सुन पा रहे थे, राहुल कुमार लोढ़ा। उन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी कि लगातार गुमशुदगी के बाद किस तरह से तलाश जारी थी और नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद कर लिया गया है। अब वहाँ से नेपाल बॉर्डर से अर्चना को लेकर भोपाल के लिए पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। अब पूछताछ के बाद ही जो कई अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब मिल पाएंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अर्चना, जिसकी तलाश पूरे देश भर में की जा रही थी, आखिरकार अर्चना को सकुशल बरामद कर लिया गया है। हरप्रीत हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। हरप्रीत, हमने अभी GRP SP को भी सुना, उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया कि नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद कर लिया गया है। हरप्रीत, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अर्चना गायब हो जाती है, लापता हो जाती है, कई तरह के संदेह जताए जाते हैं और उसके बाद लगातार जो टीमें बनाई गई थी वो बढ़ती चली गई, पूरे देश भर में तलाश की जाने लगी है। किस तरह से हर दिन एक अलग अलग घटनाक्रम इस पर देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए, सिलसिलेवार अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि हर दिन एक नया घटनाक्रम सामने आ रहा था। 7 अगस्त को जब ये गायब हुई, उसी दिन यानी 8 अगस्त अगले दिन से इसकी सर्चिंग शुरू हुई। ये सर्चिंग उन तमाम जगहों पर की जा रही थी, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, इस अनहोनी की आशंका से कि कहीं रात में वो गिर तो नहीं गई नींद के झोंके में ट्रेन से, कोई उसे जंगली जानवर खींच के तो नहीं ले गया। उन तमाम घने जंगलों में जो बुधनी मिडघाट के बीच है इटारसी, देखिए, अर्चना को तलाशने का जो सिलसिला था वो ना सिर्फ भोपाल से लेके कटनी या इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसा तो नहीं कि जब इटारसी में ट्रेन खड़ी हुई है उसकी इटारसी तक की लोकेशन मिली, सामने मुंबई नागपुर जाने वाली ट्रेन थी, उस ट्रेन में भी उसे सर्च किया गया, मुंबई नागपुर भी टीम गई और उसके साथ ही देखिए पुलिस ने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा था। जिस टैक्सी से वो अपने घर से इंदौर से स्टेशन तक आई थी, उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। इत्तेफाक से 7 तारीख को जब वो दोपहर में ट्रेन में टैक्सी करके पहुंची थी, स्टेशन पर ट्रेन में बैठी थी, उस टैक्सी ड्राइवर से जब पूछताछ की गई, पता चला उसी रात उसे तिहाड़ जेल दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई किसी पुराने मामले में। तो GRP की टीम तिहाड़ जेल में गई, उन्होंने उस ड्राइवर से भी पूछताछ की कि आखिर इसे पुलिस क्यों उठाकर लाई, क्या मामला है, लेकिन वहां से भी हुए नजर आ रहे थे। परिजनों ने भी यहाँ पर इल्जाम कई बार लगाए कि हमारी बेटी मानव तस्करी का शिकार हो गई या पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ढूंढ रही, लेकिन IBC 24 की टीम भी गवाह है। कई बार वो भी GRP की टीम के साथ उन मौकों पर गई जहां पर ब्रिज यानी नदी में उसे ढूंढा जा रहा था, नर्मदा नदी में, नर्मदापुरम में, बुधनी से मिडघाट जो घने जंगल जहाँ टाइगर की मौजूदगी होती है वहां पर उसकी मौजूदगी या उसके बारे में मिल सकती थी, लेकिन कहीं भी नहीं उसकी जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने फिर दूसरे पहलुओं पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे जिन पहलुओं पर पुलिस काम करती जा रही थी, एक के बाद एक उनकी जो जांच है वो रफ्तार पकड़ती जा रही थी। पहले 3 टीमें बनाई गई, 4 टीमें बनाई गई, सर्चिंग के लिए टीमें बनाई गई, वन विभाग की टीम को साथ लिया गया, रेलवे की टीम को साथ लिया गया और आखिरकार GRP की जो टीम है 8 सदस्यीय ये टीम दिल्ली रवाना की गई। दिल्ली से आगे यूपी में इसकी लोकेशन मिली, यूपी के लखीमपुर खीरी में इसकी लोकेशन मिली और वहां की जो लोकल पुलिस है उन्हें जानकारी दी गई। जब तक भोपाल की GRP पुलिस वहां पर पहुंचती तब तक जो लोकल थाना ये जहां पर अर्चना मौजूद थी वहां के पुलिस ने उसे राउंड अप कर लिया था और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो अब से कुछ देर पहले ही
वहां की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने जीआरपी भोपाल पुलिस को अर्चना को सौंपा है। जब तक अर्चना सुरक्षित सकुशल जीआरपी भोपाल पुलिस के सुपुर्द नहीं हो गई तब तक पुलिस ने ये कहा कि अर्चना को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा, जल्द बरामदगी होगी। लेकिन उन्होंने ये कंफर्म ये नहीं किया कि वो बरामद हो गई। लेकिन जब बरामदगी हुई तब पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक IBC 24 न्यूज चैनल है जो बड़े पुख्ता सबूतों के साथ इस बात का दावा कर रहा था कि अर्चना ग्वालियर में नहीं है, अर्चना इटारसी में नहीं है, अर्चना भोपाल में नहीं है, अर्चना मध्य प्रदेश से बाहर है। और हमारी इस खबर पर भी जो मुहर है वो लगी है। अधिकारियों ने पहले ही ये बात बताई थी, लेकिन कई सोशल मीडिया पर ये खबरें भी सामने आई थी कि अर्चना ग्वालियर में है, उसका कनेक्शन उस आरक्षक के साथ है जिसे जीआरपी ग्वालियर ने हिरासत में लिया। लेकिन उसने साफ कर दिया था कि उसने सिर्फ टिकट कराई है, बातचीत फोन पे होती है, फिजिकली दोनों कभी नहीं मिले हैं। 6 तारीख की जरूर इंदौर से ग्वालियर की टिकट अर्चना की थी, लेकिन अर्चना नहीं आई, 7 को वो रवाना हो गई। देखिए अर्चना एक सोची समझी रणनीति के तहत कहीं गई थी। इस बात का खुलासा कल होगा वो क्यों गई थी। उसका जो बैग है उस बैग में राखियां भी मिली थी, यानी वो अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी। उसने राखी ली थी, उसने मिठाई लिए थे, उसने रुमाल लिए थे जो राखी बांधने के दौरान अपने भाई को देने थे। लेकिन वो सभी चीजें उसके बैग में सुरक्षित थी, लेकिन कहीं चलिए, तो ये आप हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर रेन जो पूरे विस्तार से इस घटनाक्रम को बता रही थी कि किस तरह से दिन ब दिन इस पूरे मामले में नए मोड़ आते गए। लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि अर्चना को जीआरपी भोपाल ने बरामद कर लिया है। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से अर्चना को बरामद कर लिया गया। पूरी तरह से अर्चना सुरक्षित है। अब कल भोपाल लेकर पुलिस पहुंचेगी और आपको बता दें कि पूरी तरह से अर्चना सुरक्षित है और जो टीम है पुलिस की वो नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर के लिए रवाना भोपाल के लिए रवाना हो गई है। चलिए, तो आपको बता दें कि IBC 24 लगातार इस पूरी खबर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहा। सबसे पहले हमने ये खबर आप तक पहुंचाई और हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रेन जो लगातार पहले दिन से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी हुई थी। हरप्रीत हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हरप्रीत, लगातार हम भी कई सवाल उठा रहे थे इस पर, हमारे भी कई सवाल थे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अर्चना को ट्रेन से उतरना पड़ा। जिस तरह से सीट पर बैग मिले, भोपाल में आखिरी लोकेशन मिला, कौन कौन से ऐसे सवाल है हरप्रीत जिसका जवाब मिलना अभी बाकी, और जब कल पुलिस अर्चना को लेकर पहुंचेगी तो उन सवालों के जवाब मिलेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सवाल है और ये हर किसी के दिमाग में घूम रहे होंगे जिस दिन से अर्चना गायब हुई। पहले तो लोगों को कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव लग रहा था। उस जुड़ाव के चलते लोगों को ये लग रहा था कि किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गई। लेकिन जब पुलिस सर्चिंग कर चुकी थी, किसी अनहोनी का शिकार वो नजर नहीं आई, ऐसे कुछ सबूत नहीं मिले, तो उसके बाद लोगों के दिमाग में भी ये सवाल लगातार कौंध रहा था कि आखिर हुआ क्या अर्चना के साथ। देखिए, जब अर्चना को पुलिस ने बरामद किया तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को वो सारी चीजें पता होंगी कि आखिर अर्चना लखीमपुर खीरी कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, वहां तक जाने के लिए उसने कौन सा रास्ता चुना और क्या उसकी इस रणनीति में कोई और भी शामिल था। इस बारे में पुलिस को पूरी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन इसका खुलासा चाहे वो हमारे दर्शक हो, आम व्यक्ति हो, उन्हें कल पता चलेगा। क्योंकि पुलिस की प्राथमिकता, जैसा कि हमने कहा, अर्चना को सकुशल बरामद करना था। पुलिस की कई टीमें लगी थी, वन विभाग, रेलवे तक की टीमें उसे तलाशने में लगी थी। सकुशल उसे बरामद कर लिया गया। अब जो सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में, हमारे दर्शकों के दिमाग में कौंध रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनका जवाब अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 7 तारीख से हम उसे तलाश रहे थे। लेकिन दिमाग में ये भी था, मन में ये भी था कि वो सुरक्षित रहे। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी खबरें भी अर्चना और उनके परिजनों की दिखा रहे थे। हम भी यही सोच रहे थे वो सुरक्षित हो। पुलिस को भी पूरी संभावना थी कि वो जहां भी है सुरक्षित है, जल्द उसके बारे में पता कर लिया जाएगा। और आखिरकार पुलिस ने उसके बारे में न सिर्फ पता किया, बल्कि सकुशल पुलिस उसे लेकर अब लौटने के लिए भी तैयार है।
एक सोची समझी रणनीति बनाकर अर्चना अपने घर से इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन में बैठी, लेकिन वो रास्ते में उतरी या उसकी क्या दिमाग में प्लानिंग थी, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या वजह थी, कोई डर था, क्या कोई उसे परेशान कर रहा था या प्रेम प्रसंग था, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसका खुलासा कल पुलिस करेगी। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि अकेली वो अपनी इस साजिश में शामिल नहीं थी, कोई और भी था जो इस पूरे मामले में उसका साथ दे रहा था। पुलिस जल्द ही उसका भी पर्दाफाश मीडिया के सामने करेगी। जी हरप्रीत, देखिए लगातार कई बार ये बातें सामने आई कि जो अर्चना का परिवार था वो शायद कुछ बातें छुपा रहा, या जिस तरह से सहयोग इस पूरी जांच में पुलिस को परिवार की ओर से नहीं मिल पाए। आप भी लगातार उस परिवार के संपर्क में रहे, बातचीत कर रहे थे, आपको किस तरह की भूमिका नजर आई? बिल्कुल, देखिए शुरू में IBC 24 ने ही सबसे पहले ये खबर करीबन 3 दिन बाद ये दिखाई थी, जब 7 अगस्त को अर्चना गायब हुई थी। 10 अगस्त को हमने ये खबर दिखाई थी कि परिवार ने कुछ जानकारी यहाँ पर पुलिस से छुपाई है, और उसके बाद ये खबर दिखाए जाने के बाद परिवार ने नाराजगी भी दिखाई थी। लेकिन पुलिस ने भी इस बात को माना था, परिजनों ने भी इस बात को माना था कि कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने पुलिस को नहीं बताई। वो क्या बातें थी, हालांकि इसका खुलासा ना पुलिस ने किया ना परिजनों ने किया। उसके बाद लगातार जो पुलिस है वो उसे तलाश कर रही थी, चाहे CDR उसकी कॉल डिटेल हो, उसके साथी हो, उसके रूममेट्स हो, उसके क्लासमेट्स हो, उसके साथ कोचिंग में पढ़ने वाले लड़के या लड़कियां हो, जिस किराए के मकान में इंदौर में वो रह रही थी वहां। यानी कि पुलिस ने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा था जिस पर उन्होंने जांच ना की हो। अर्चना की जो साथी पुरानी 1 साल पुरानी दोस्त थी, जो जबलपुर में जिसकी शादी हुई थी, पिपरिया में जिसकी शादी हुई थी, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। GRP की एक टीम जबलपुर गई, पिपरिया गई, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। जिस लड़के से उसकी बातचीत होती थी उस लड़के से भी बातचीत की गई पुलिस ने, लेकिन वहां पर भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ा घना अंधेरा सा हो रहा था, जिस पर पुलिस तीर तो चला रही थी लेकिन वो तीर निशाने पर नहीं लग रहा था। जिसके बाद लगातार पुलिस ने अन्य पहलुओं पर भी काम करना शुरू किया। वो पहलू चाहे प्रेम प्रसंग से जुड़े हों, वो पहलू दोस्ती से जुड़े हों, वो घर में किसी बात से, माता पिता से विवाद से जुड़े हों, इन तमाम चीजों पर पुलिस ने जब काम करना शुरू किया तो एक के बाद एक क्लू पुलिस को मिलते चले गए, और उस क्लू के सहारे एक एक कदम जो आगे बढ़ता चला गया, वो आज खोज पूरे होने पर वो कदम भी चले। रुके। हरप्रीत, हर एक अपडेट हम पहले दिन से दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, और आगे भी इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, और इस बीच एक बड़ी खबर है भोपाल से, जहां चप्पल के जरिए इंदौर पुलिस ने आरोपी को खोजा है। डीजीपी ने इंदौर पुलिस को पुरस्कार दिया। इंदौर पुलिस टीम को 50,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। 10 अगस्त को चंदन नगर इलाके में युवक का शव मिला था। तो यह बड़ी खबर है भोपाल से, जहां चप्पल के जरिए इंदौर पुलिस ने आरोपी को खोजा है। डीजीपी ने इंदौर पुलिस को पुरस्कार दिया है। इंदौर पुलिस टीम को 50,000 नगद पुरस्कार दिया गया। 10 अगस्त को चंदन नगर इलाके में एक युवक का शव मिला था। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में मारपीट हुई है। लड़कियों से छेड़छाड़ पर जमकर विवाद हुआ। पार्टी ऑर्गेनाइजर के साथ भी जमकर मारपीट की गई। बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। टाटीबंद निवासी कॉलेज स्टूडेंट्स पर छेड़छाड़ का आरोप है। तेलीबांधा थाने में दोनों पक्षों ने FIR दर्ज कराई है। तस्वीरें आपके सामने। रायपुर से बड़ी खबर है, कॉलेज की फ्रेशर पार्टी चल रही थी, जहां पर जमकर मारपीट हुई है। लड़कियों से छेड़छाड़ पर यहां पर विवाद हुआ, और पार्टी ऑर्गेनाइजर के साथ भी जमकर मारपीट की गई। बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी तोड़फोड़ की गई। टाटीबंद निवासी कॉलेज स्टूडेंट्स पर छेड़छाड़ का आरोप है। तेलीबांधा थाने में दोनों पक्षों ने FIR दर्ज कराई है। कवर्धा पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक ठग को
गिरफ्तार किया है। एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने निवेशकों को 10% प्रतिमाह फायदा और 1 साल बाद मूल राशि लौटाने का लालच देकर करोड़ों की धोखाधड़ी की। कवर्धा के ही शिव सोनी से 2024 में निवेश किंग कंपनी के संचालक ने झूठे वादे कर करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। एफआईआर के बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इस बीच पुलिस ने 19 अगस्त को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के ठिकानों से ठगी से खरीदी गई संपत्तियों और गाड़ियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। जांच में पता चला कि कबीरधाम जिले में करीब 1,39,00,000 रुपए की ठगी हुई है, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में यह रकम 50 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके 10% जो है लाभांश देने का वादा किया गया था आरोपियों के द्वारा। आरोपी जो है नारायण धुर्वे, धर्मेश धुर्वे और यतिन धुर्वे जो है तीनों बाप बेटे हैं, और एक चौथे आरोपी महिला आरोपी है, वो फिलहाल अभी गिरफ्तार नहीं की गई है। 40 करोड़ रुपए इसने अपने बैंक अकाउंट में लिए हैं। 10 करोड़ रुपए जो है ये इन्होंने कैश लिए हैं। आरोपी को जो है अभी माननीय न्यायालय में रिमांड पे भेजा जा रहा है और इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का असर दिख रहा है। मंगलवार को कोंडागांव में एक दंपति समेत 4 इनामी नक्सलियों ने एसपी यदुवल्ली अक्षय कुमार के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 22 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली लक्ष्मण कुर्राम, उसके 5 लाख रुपए की इनामी पत्नी मुर्डो, 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली पांडुराम और 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली डॉक्टर सखाराम शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की योजनाओं के प्रभाव से ये नक्सली मुख्य धारा में लौटे। ये सभी नक्सली फायरिंग, हत्या और लूटपाट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आत्मसमर्पण नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। कोंडागांव जिला में 4 नक्सली सरेंडर हुए हैं। वो लोग उसमें एक तो कंपनी 5 का मेंबर है, 2 लोग कोटरी एरिया कमेटी के मेंबर है, एक उसमें डीवीसी भी है, एक मोला मानपुर की तरफ से है। तो टोटल कुल मिला के 4 लोग सरेंडर हुए हैं। उनका मतलब उनके ऊपर कुल मिला के 22 लाख का इनाम है। उसमें 2 डीवीसी रैंक के हैं, 8-8 लाख का इनामी है। बालाघाट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इंसानियत और ममता दोनों को झकझोर दिया। ग्राम राशि मेटा की रहने वाली 80 साल की बुजुर्ग मां ने अपनी नक्सली बेटी संगीता पंद्रे से घर लौट आने की भावुक अपील करते नजर आई। दिल को छू लेने वाली यह कहानी जुड़ी है पुलिस की पहल से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में पुलिस अब केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि सेवा का भी काम कर रही है। जिले के हर थाना क्षेत्र में एकल सुविधा केंद्र खोले गए हैं, जहां बैगा आदिवासियों के आधार कार्ड, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक शिविर नक्सली प्रभावी सोनगुड्डा में भी आयोजित हुआ, जहां 80 साल की बुजुर्ग महिला भी आंखों की जांच कराने पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये बुजुर्ग महिला 40 लाख रुपए की इनामी नक्सली संगीता की मां है। पुलिस विभाग की मदद से उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया और अब वे ठीक हैं। इनामी नक्सली लगभग पता चला कि 40 से 45 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर है। संगीता, उसकी माँ का भी को पुलिस के द्वारा ऑपरेशन के लिए देवजी नेत्रालय भेजा गया। और आज वहाँ से आने के बाद जब उसके माँ से हमने पूछा तो उसने बहुत अच्छा हमको मैसेज दिया कि पुलिस के द्वारा और आप लोग के द्वारा हमारा बहुत अच्छा मदद किया। और जब भी संगीता हम लोग को मिलेगी तो हम उससे निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि बेटा पुलिस ने हमारी मदद की और तू भी वापस आ जा। मीडिया से चर्चा करते हुए चंबेबाई ने बेटी के वापस लौटने की अपील की है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को यह भरोसा होना चाहिए कि प्रशासन उनके साथ है। हम लगातार अपील कर रहे हैं कि नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो। अब देखना है क्या ममता और भरोसे की ये आवाज 40 लाख की इनामी नक्सली संगीता तक पहुंच पाएगी और क्या मां की पुकार बेटी को घर लौटने पर मजबूर कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल की हुजूर और नरेला विधानसभा में रक्षाबंधन महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बहनों से राखी बंधवाई। हुजूर विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने कहा कि रक्षाबंधन पर हमने लाडली बहनों को शगुन के रूप में 250 रुपये भेजे हैं। भाई दूज में लाडली बहनों को 1500 रुपये महीने दिए जाएंगे। हुजूर विधानसभा में 200 करोड़ रुपये सीवर लाइन के लिए दिए जाएंगे। वहीं नरेला में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग ने बहनों को लव जिहाद और
नशे के खिलाफ लड़ाई की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मौर्य ने कहा कि नरेला का ये रक्षाबंधन महोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक एकता, विश्वास और संस्कारों का प्रतीक है। क्षेत्र में विकास करने के लिए रामेश्वर आप सही कह रहे हैं, माननीय विधायक थे, आपके लिए 200 करोड़ के कामों का भूमि पूजन यही सीवरेज सप्लाई का आप भैया के समय से बहनों के खाते में 1500 रुपया महीना सरकार की ओर से डाला जाएगा आपके और इतना ही नहीं, अभी 33% आरक्षण आने वाले समय लोकसभा विधानसभा में माननीय मोदी जी के माध्यम से आपको मिलने वाला लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में बड़े नामों को शामिल कर सबको चौंका दिया। नियुक्तियों को लेकर बगावती तेवर के बीच अब दावा किया जा रहा है कि पार्टी बड़े नेताओं को संगठन का फर्श दिखाकर चुनाव में सियासी अर्श दिखाने जा रही है। मतलब ये कि 3 साल जमीनी संगठन का काम करवाने के बाद जिलाध्यक्षों को लोकसभा की टिकट दी जा सकती है। हालांकि भाजपा इसे कांग्रेस का ख्याली पुलाव बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर 2 तरह की तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर बगावत की है, जिसमें नव नियुक्त जिला अध्यक्षों का विरोध हो रहा है। दूसरी तस्वीर कांग्रेस पार्टी की है, जो संगठन सृजन अभियान से निकली गई जिला अध्यक्षों की सूची पर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। दोनों तस्वीरों के बीच इतना साफ है कि कांग्रेस ने पहली बार बड़े चेहरों को जिला संगठन की कमान देकर सबको चौंका दिया। जिलाध्यक्षों में 3 पूर्व मंत्री, 6 मौजूदा विधायक और 11 पूर्व विधायक हैं। पहली बार 4 महिलाओं को जिला प्रमुख के पद मिले हैं। कुल 37 नियुक्तियां आरक्षित वर्ग से हुई हैं, जिनमें 12 ओबीसी, 10 एसटी, 8 एससी, 4 महिलाएं और 3 अल्पसंख्यक समुदायों से। दावा किया जा रहा है कि नए जिलाध्यक्ष सीधे राहुल गांधी के संपर्क में रहेंगे। इनका रिपोर्ट कार्ड खुद राहुल हर 3 माह में जांचेंगे। राहुल गांधी 23 से 24 अगस्त को हरियाणा और मध्य प्रदेश के नए जिलाध्यक्षों को 1 दिन की ट्रेनिंग देंगे, जिसके बाद राज्यों में जिलाध्यक्षों को 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। बहरहाल बड़े नामों में पूर्व विधायक संजय यादव भी शामिल हैं, जिन्हें जबलपुर जिले की कमान दी गई है। उनका दावा है कि बड़े शहरों को अभी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद जिलाध्यक्षों को लोकसभा की टिकट देकर सियासी अर्श भी दिखाया जा सकता है, जबकि बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद को ख्याली पुलाव बता रही है। जिले में आप अपनी मेहनत कीजिए और कांग्रेस को वहाँ संगठन को खड़ा करिए। हम लोगों को भी हर 3 महीने में अग्नि परीक्षा से गुजरना है। जो अच्छा काम करेगा स्वाभाविक है लोकसभा खुलेगा। जब इतनी मेहनत करेगा और पार्टी को उचित लगेगा तो पार्टी मौका दे सकती है। राहुल जी प्रधानमंत्री बने हमारा। कांग्रेस पार्टी में केवल राहुल गांधी और उनके ख्याली विचारों के ऊपर मंथन किया जाता है। किसी भी कार्यकर्ता को आत्मविश्वास, उसका स्वयं का स्वाभिमान, इस प्रकार की कोई किसी आधार पर उसे कोई कार्य नहीं दिया जाता। सियासी वार पलटवार के बीच कांग्रेस अपने संगठन सृजन को लेकर बेहद उत्साहित है। लिहाजा अगले चरण में रायशुमारी कर ब्लॉक अध्यक्षों और फिर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि इस नई कवायद का मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या और कितना असर होता है। विजेंद्र पांडे, IBC24, जबलपुर। जगदलपुर दलपत सागर में विकास सौंदर्यीकरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सार्वजनिक बयानबाजी लंबे समय से जारी है। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में उलझ गए। कांग्रेस के महिला पार्षदों ने भाजपा के महापौर संजय पांडे पर आक्रामक बयानबाजी कर आरोप लगाया। गुस्साए पार्षदों को दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने आपस में संभाला और विवाद को शांत कराया। बता दें कि कांग्रेस सरकार ने दलपत सागर को राम वनगमन परिपथ में शामिल किया था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और दोनों ही राजनीतिक दलों पर
दलपत सागर के नजदीक कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगते रहे हैं। देखिए, मैं बहुत हतप्रद हूँ और कांग्रेस के नेताओं के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत दुखी भी हूँ। जिस प्रकार के ढंग से उनकी महिला पार्षद, जिसके खिलाफ उनकी ही सरकार में एफआईआर दर्ज हुआ, उस समय के उनके वीडियो वायरल हैं, वो भी देखे जा सकते हैं कि जनता से किस प्रकार का दुर्भाग्य उसने किया हुआ है। जब दलपत सागर के विषय में हम टिप्पणी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, शहर के विषय में चर्चा हो रही है, तो उनको उस विषय में वहाँ पर चर्चा करनी थी कि वहाँ पर पर्सनली कोमल सेना के विषय में वहाँ चर्चा करनी थी उनको। वो कोमल सेना के विषय में चर्चा करने आए थे क्या? आप मेरे चरित्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एक महापौर को, जगदलपुर महापौर, प्रथम नागरिक को, क्या एक महिला के चरित्र के विषय में बात करने में शोभा देता है? छत्तीसगढ़ में इस साल से धान खरीदने का सिस्टम और भी दुरुस्त होने जा रहा है। सरकार ने धान बुवाई से लेकर धान की बिक्री तक का सिस्टम एग्री स्टैक से जोड़ दिया है। इस पोर्टल पर प्रदेश के हर किसान को अपने आधार और मोबाइल नंबर के साथ पूरी जमीन का रजिस्ट्री कराना होगा और इसी से डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम पूरा होगा और इसी डेटा के आधार पर धान की खरीदी होगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश के 80% किसान यहां धान की फसल लगाते हैं। इसके साथ ही हर साल 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धान सरकार खरीदती है। लेकिन धान खरीदी में एक बड़ा खेल दूसरे राज्यों से धान लाकर यहां खपाने का भी खेला जाता है। सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया है, लेकिन धान माफिया पड़ोसी राज्यों से सस्ता धान लाकर यहां ऊंची कीमत में धान खपाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 10,000 करोड़ का ऐसा खेल खेला जा रहा है, लेकिन अब ये खेल बंद हो जाएगा क्योंकि इस साल प्रदेश के सभी 33 जिलों के किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल पर अपने आधार मोबाइल के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसानों के नाम, कहां से कहां कितनी जमीन है, उसका पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा। जमीन के कितने हिस्से में धान की फसल बोई गई है, इसका डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। जितने रकबे पर धान की फसल लगाई पाई जाएगी, उसी अनुसार अब किसान धान बेच सकेंगे। जहाँ जहाँ पे जियो रेफरेंस हो गया है, वहाँ पे डिजिटल जो अपने माइक्रोसॉफ्ट है या फिर जो नए फसल आने वाला है उनका करेंगे तो लिंक रहेगा ही। उसके जो अकाउंट है, उनके जो ज़मीन के पेपर्स हैं, तो फर्जी होने की इसमें संभावना नहीं रहेगी और एक्चुअल में जो किसान हैं वो किसान अपना धान जो है बेच पाएंगे। किसान और उनके जमीन की डिजिटल कुंडली तैयार होने के बाद धान खरीदी में होने वाला खेल बंद हो जाएगा। पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट पर यह काम 16 जिलों में शुरू हुआ था और इस साल सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया है। करीब 70% गांव की जमीन की जियो रेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है। जिन जमीनों का जियो रेफरेंस नहीं हुआ है, उनका भी डिजिटल क्रॉप सर्वे का रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर इसी डेटा के आधार पर किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। विभागीय अधिकारियों की माने तो इससे 10,000 करोड़ रुपए का लूप होल्स बंद हो जाएंगे। कि इस सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन और धान बेचने की प्रक्रिया के बाद जो सबसे बड़ा लूपहोल्स है धान बेचने के सिस्टम में कि दूसरे राज्यों से धान की तस्करी कर दी जाती है और ऊंचे दामों पर यहां पर धान बेचा जाता है, जिसके चलते राज्य के खजाने पे करीब हजारों करोड़ रुपए की चपत लगती है। वो सिस्टम, वो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा और अब तक दूसरे राज्यों में सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को अपनाया गया है। छत्तीसगढ़ चूंकि धान का कटोरा है और बड़ी राजनीति धान बेचने और खरीदने के आसपास भी होती है, ऐसे में अगर इस भ्रष्टाचार पर काबू पाया जाता है तो राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर ओलंपिक के आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए खरीदे गए ट्रैक शूट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। 2,499 रुपए में ट्रैक शूट खरीदा गया, लेकिन वही ट्रैक शूट जेम पोर्टल पर 1,539 रुपए में मिल रहा है। यह सब कुछ पोर्टल बनाकर किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रैक शूट की खरीदी में गड़बड़ी उजागर हुई है, खाने पीने से लेकर अन्य आयोजन में भी भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं सड़क के
मुद्दे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने डिप्टी सीएम अरुण साव को घेरा। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव 15 दिन बाद भी 717 स्वीकृत सड़कों का कार्यदेश दिखा नहीं सके हैं। इससे साफ है कि सड़क बनाने में सरकार विफल रही है। ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी में साय सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। 2499 रुपए की दर पर ट्रैक सूट खरीदा गया, जबकि उसका रेट 1539 रुपए में उपलब्ध है। यह मामला एक ट्रैक सूट खरीदी का नहीं है, बल्कि पूरे आयोजन में कितना घोटाला हुआ है। स्वर्गीय हेमचंद यादव के बाद दुर्ग शहर विधानसभा को मिलने जा रहा है। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव का कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय है। गजेंद्र यादव मुख्यमंत्री निवास में सीएम साय के साथ तस्वीर भी लिए। मंत्री बनाने की चर्चाओं के बीच परिवार समर्थकों में खुशी का माहौल है। गजेंद्र यादव के बड़े भाई नरेंद्र यादव ने कहा कि गजेंद्र यादव ने जनहित के कई कार्य की, असीम उनमें क्षमता है। नरेंद्र यादव ने अपने पिता बिरसा राम यादव के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनका परिवार राजनीति और सामाजिक कार्यों में आगे रहा है। बता दें कि गजेंद्र यादव 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके परिवार में 4 भाई और 2 बहनें। गजेंद्र यादव के 2 बच्चे हैं। हमारे दुर्ग के विधायक हमारे छोटे भाई गजेंद्र यादव जी मंत्री बन रहे हैं। चूंकि सारी बातें चर्चा में आ रही है और उनके मंत्री बनने से बहुत खुशी और नगर में बहुत उत्साह का माहौल है। उनके द्वारा कई योजनाएं चलाए का प्रयास हो रहा है और मंत्री होने के कारण स्वाभाविक है कि जब नगर का विधायक मंत्री रहेगा तो नगर के विकास कामों को गति मिलेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सड़क से लेकर निगम के सदन तक जोरदार हंगामा हो रहा है। मंगलवार को भी ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में सड़क, सीवर और पानी की समस्या पर जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान 4 बार निगम परिषद की बैठक स्थगित हुई। नेता प्रतिपक्ष ने अल्टीमेटम दिया, सड़क, सीवर और पानी के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक बैठक को नहीं चलने दिया जाएगा। अगली बैठक 22 अगस्त को फिर बुलाई गई है। बता दें कि बीते दिनों सड़कों के मामले में ग्वालियर की प्रदेश और देश में बदनामी हुई है। बावजूद इसके जिम्मेदारों पर एक्शन नहीं हुआ, न ही सड़कों के गड्ढे भरे गए। ऐसे में मंगलवार को निगम की बैठक बुलाई गई थी, जिस पर सिलसिलेवार चर्चा हो रही थी। निगम आयुक्त ने भी अपना पक्ष रखा था, जिससे विपक्ष के लोग असंतुष्ट हुए और हंगामा शुरू कर दिया। आज सीवर युक्त पानी पीने को मजबूर है। आदमी सड़क से निकलता है, गिर जाता है, किसी की टांग टूट रही है, गड्ढे हो रहे हैं। हमने अल्टीमेटम जो दे दिया है कि हमारी ना तो जांच समिति होगी, जांचों के कागज मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है और ना पत्रों के जवाब मिल रहे हैं। हम 1 महीने का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, हम परिषद नहीं चलने देंगे। जिसमें स्ट्रीट लाइट भी है, शीवर भी है, रोडों पे गड्ढे भी हैं। यही सभी सदस्यों ने इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा की मांग की, उनने चर्चा की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारे उस पर अमल नहीं होगा, 3 साल हो गए, तब तक हम है ना सदन नहीं चलने देंगे। प्रतिनिधियों के साथ, पार्षद साहिबान के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा जो विषय उठाए जाते हैं उनका नियमों के दृष्टि में परीक्षण किया जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। यदि फिर भी उनके द्वारा आज जैसा कि विषय उठाए गए हैं उनका पुनः परीक्षण किया जाएगा और जिनमें नियम संगत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जगदलपुर में कंट्री एवं टाउन प्लानिंग के नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनाइजर मनमानी कर रहे हैं। रेरा नियमों के बावजूद भी कॉलोनी पर निगरानी का काम बेहतर तरीके से नहीं हो रहा। कॉलोनी में रहवासी परेशान है, बार बार मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन कॉलोनाइजर कोई भी काम करवाने को तैयार नहीं है। वहीं कई कॉलोनाइजर ने तो कॉलोनी विकास शुल्क तक नहीं पहुंचाया और निगम में मार्टगेज रखी ज़मीनों को भी बेच दिया। वहीं नगर निगम ने ऐसे 40 से अधिक कॉलोनी को चिन्हांकित किया, जिन पर करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया गया। इधर विपक्ष का आरोप है कि आम लोगों की परेशानी से अलग निगम कॉलोनाइजर का साथ दे रहा है, जबकि नगर निगम के महापौर ने कहा कि ये जल्दी अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में कुल 87 कॉलोनी है, जिसमें वैध 44 कॉलोनी है और अवैध 43 कॉलोनी है। तो ऐसे जो अवैध कॉलोनियां हैं, इन कॉलोनियों के ऊपर में नगर निगम को चाहिए कि नोटिस सर्व करें और इनसे वो सब राशि जो है वसूली की जाए। देखिए, अपने यहाँ पंजीकृत रूप से तो लगभग 40 कॉलोनियां हैं, पंजीकृत हैं, परंतु
जिस प्रकार के उन्होंने वायदे अपने ग्राहकों से किए, उस प्रकार के उस ढंग से उनके द्वारा डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई कॉलोनियां हैं। भी एक सूची नगर निगम ने बनाई है, समय समय पर कार्रवाई भी किया गया है और नोटिस भी दी गई है। गरियाबंद जिला अस्पताल से लचर व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक महिला सुरक्षा गार्ड मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहे। इस पूरे घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आक्रोशित लोग अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्स नहीं है तो मरीजों की जिंदगी किसके भरोसे है। और इस संबंध में अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर वाई के ध्रुव ने कहा कि इस फोटो को उन्होंने भी देखा है, मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं इस घटना का फोटो बनाने वाले पूर्व पार्षद योगेश बघेल ने कहा कि जिला अस्पताल सुरक्षा गार्ड के भरोसे चल रहा है। आज मैं अपने भतीजे को जिला अस्पताल लेकर के गया था, जो है वहाँ पे कुछ मरीजों का भीड़ लगा हुआ था, तो वहाँ मैं देखा कि एक गार्ड, महिला गार्ड है जो वर्दी में थी, वो गार्ड जो है वहाँ पे लोगों का इलाज कर रही थी और इंजेक्शन लगा रही थी। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था को मैं देखा, वहाँ का जो व्यवस्था था। अभी इसमें जानकारी लेंगे कि इस परिस्थिति में गार्ड से इंजेक्शन लगाया गया, तो भी इंचार्ज सिस्टर से पूछताछ करेंगे। मैं गया था उधर देखने के लिए, तभी वो सुबह वाली ड्यूटी वाली निकल गई। जानकारी लेके उनको फिर जो भी आवश्यक दिशा निर्देश या कार्रवाई या कोई ऐसी ना हो, सही व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ के एनएचएम ने कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा। प्रदेश के हजारों एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ग्रेड पे, नियमितीकरण जैसी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अलग अलग जिलों की हड़ताल की कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेमेतरा जिले के एनएचएम कर्मचारी तहसील कार्यालय के सामने जय स्तंभ चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि कई वर्षों से लगातार सेवा देने के बाद भी हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंबिकापुर में एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पतालों में व्यवस्था चरमरा गई है। ओपीडी लैब के साथ इलाज का जिम्मा संभाल रहे 698 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इसके अलावा इमरजेंसी और एसएनसीयू की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बिलासपुर में बड़ी संख्या में एनएचएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की, सरकार को किया हुआ वायदा याद दिलाया। सारंगढ़, बिलाईगढ़ में एनएचएम के कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसील कार्यालय परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी, ये बात कही है। इधर राजनांदगांव के एनएचएम कर्मचारी भी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए सद्बुद्धि हवन का आयोजन भी किया। चलिए अब आप लोगों के सामने मितानिनों के प्रदर्शन की 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। मानदेय में 50% वृद्धि, ठेका प्रथा बंद करने जैसी मांगों को लेकर प्रदेश भर के मितानिन प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर में स्वास्थ्य मितानिनों ने रैली निकालकर बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मितानिनों ने नेहरू चौक के पास सड़क को जाम कर दिया। रायगढ़ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के आह्वान पर सैकड़ों मितानिन कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। गरियाबंद में जिला कलेक्ट्रेट के सामने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। अपनी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। महासमुंद जिले के लगभग 2200 मितानिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। जांजगीर में मितानिन संघ ने रैली निकाली और 3 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। यह आपको बता दें कि मितानिनों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनेंद्रगढ़ में भी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य मितानिनें सड़क पर उतरी और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पैदल पहुंची। बालोद में कलेक्टर से मिलने की जिद में सैकड़ों मितानिन लगभग 2 घंटे तक बारिश में खड़े रहे। आखिरकार प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मिलकर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। धमतरी में हुई चाकूबाजी में रायपुर के 3 युवकों की हत्या कर दी गई। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है। रायपुर में मृतकों के परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की, साथ ही आर्थिक सहायता भी देने की मांग की गई। इतना नहीं, मृतक सुरेश और नितिन के भाई ने संकल्प लिया है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक वो जूता नहीं पहनेंगे। हमारी समाज की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो मर्डर हुआ है, हम उसी के लिए आए हुए हैं और उनको न्याय मिले, पूरी तरीके से उनके परिवार को न्याय मिले, इसी के लिए हम आज निकले हैं, रोड पे आए। शासन अपने तरीके से जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हमारा ये भी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिले
और उनके घर वालों को नौकरी दे, ये हमारी मांगे हैं। हमारा बच्चे को मर्डर किया है, खत्म किया है ना, उसको फांसी छोड़ना है, बस हम लोग इतना मांग कर रहे हैं। मैं मृतकों का भाई हूँ। मैं आज संकल्प लिया हूँ कि जब तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं नंगे पैर रहूँगा। खबर डिंडौरी से, जहां शाहपुरा भाजपा विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में शामिल हुए। इस दौरान विधायक आमजन की तरह लाइन लगाकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। मामले में विधायक ने कलेक्टर पर सही व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा विधायक ध्रुवे ने कहा कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों का जिले में रहने का कोई हक नहीं है। विधायक ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये कलेक्टर को देखना चाहिए, जबकि वहाँ अपर कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर बैठे हैं, एक आईएएस जिला पंचायत है और कलेक्टर खुद बैठती है, और बाजू के टेबल में ये रजिस्ट्रेशन करने वाला देख रहा है। अब पूरे विभाग के अधिकारी आज जिले भर में पूरा काम ठप हो जाता है। जिस विभाग में जाओ तो कहते हैं जन सुनवाई में बैठे हैं, चुपचाप वहाँ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और रजिस्ट्रेशन ना नंबर डालते हैं ना निराकरण का डेट डालते हैं, पर्चा पकड़ा के हो जाएगा करके उनको भगा देते हैं। मेरी वहाँ समस्या है सर जी, छोड़ के अधिकारी हो जाएगा करके बोल रहे, नहीं हो पा रहा है। सर जी मेरे आवास आ चुका है सर 11 नंबर पे। मेरे को मैं बोला उनको आवास दे दो, 3000 लगता है, सीओ मांग रहा है, तो दोगे तो फिर तुम्हारा जारी कर देंगे, ये आधार कार्ड में तुम्हारा लफड़ा है बोलता है। मुरैना जिले के रसिलपुर गांव में 7 साल का मासूम राज रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया। घटना ने पूरे इलाके को दहशत और मायूसी में डाल दिया है। दादी के पीछे पीछे घर से निकला ये बच्चा कहां गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस ड्रोन कैमरे, स्नीफर डॉग और बोट के जरिए मासूम की तलाश में जुटी हुई है, जबकि राज के पिता अपहरण की बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें मुरैना जिले के माता बसैया थाना के रसीलपुर गांव की है, जहां राजा नामक एक 7 वर्षीय मासूम पिछले 3 दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता है। 16 अगस्त की दोपहर मासूम राजा अपनी दादी के पीछे पीछे हैंडपंप पर पानी भरने गया था। कुछ ही देर बाद वो अचानक लापता हो गया। परिजनों ने पहले पूरे गांव में मासूम को ढूंढा, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से खेतों में खड़ी फसलों तक को खंगाला। फिर भी मासूम का पता नहीं चला। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालते हुए तालाब के नाव के जरिए तलाशी अभियान चलाया, लेकिन यहाँ भी सफलता नहीं मिली। 16 तारीख की रात में और 17 और 18 में लगातार सर्चिंग की जा रही है, जिसमें गांव के आसपास जो भी तालाब हैं, कुआं है, नदी है, उनको एसडीआरएफ टीम की मदद से सर्च किया जा रहा है। तो अभी आसपास ऐसी कोई हमें क्लू नहीं मिला है। बाकी यहाँ गांव के बाहर जो भी रास्ते जाते हैं उनके सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं इसमें जल्दी कोई सफलता। पुलिस हर एंगल से जांच और मासूम को जल्द ढूंढ निकालने का दावा कर रही है, लेकिन मासूम के पिता पुलिस पर ही मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। राज के पिता का कहना है कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है। पुलिस शुरू से ही अपहरण के एंगल से जांच करती तो शायद आज उनके पास कोई सुराग या जानकारी होती। इधर पुलिस बच्चे की सुरक्षित बरामदगी को प्राथमिकता देते हुए काम करने का दावा कर रही है। मैं तो मतलब गाँव की तरफ चला गया था अंदर के लिए, मम्मी पानी भरने चले गई। जैसे ही मतलब 10-20 मिनट के बाद आए तो बच्चा मिला ही नहीं। अपहरण के तो पूरे चांस ही हो गए। तो पुलिस ने मौके पे डॉग स्क्वाड और हमारे एसडीआरएफ की टीम जो नियरेस्ट आसपास घर के आसपास भी सर्चिंग की गई, खेतों में भी सर्चिंग की गई है, तालाब में भी सर्चिंग की गई है, और भी जो स्थान बताए गए थे वहाँ सभी जगह अभी तक सर्चिंग की है। बच्चे का कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है। इसमें पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फोर्स लगातार सर्चिंग में जुटी है, हर एंगल से जांच की जा रही है और गांव के आसपास के क्षेत्रों को खंगाला जा चुका है। अब कहना ये भी है कि अपहरण है या रहस्यमय तरीके से गायब हुआ है, क्या कहानी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। आपने पुलिस को चोरों को पकड़ते देखा होगा, इनकाउंटर की कहानी भी सुनी होगी, लेकिन आज आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक टीआई एक घायल चोर को कंधे पर 1 किलोमीटर तक लेके गए। तस्वीर देवास के खाते गांव की है, जहां कन्नौद इलाके के
रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में बीती रात कुछ बदमाश ताला तोड़कर एक घर में घुसे। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश भागने लगे। भागने के दौरान खेत में बिजली के तार से करंट से गिरोह के सरगना शंकर की मौत हो गई और उसका साथी राजू घायल हो गया, जिससे कन्नौज टीआई तहजीब काजी अपनी पीठ पर लाद कर सड़क तक लेकर आए और अस्पताल भेजा। टीआई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूछताछ में पता चला कि यह चोर गिरोह मध्य प्रदेश के देवास, कन्नौज, खातेगांव और हाट पिपलिया में सक्रिय था। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी कर रही है। जो 4 साथी थे उनके साथ में वो यहाँ आया था, एक मकान में ताला तोड़ा था उसने, और जब जाग गए थे वो भागने लगा था तो खेत में उसको करंट लग गया, तो 2 साथी छोड़कर भाग गए और एक वहीं स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी दूसरे की। इसकी ये बहुत ज़्यादा घायल था, इसको पुलिस ने तुरंत जल्दी से अस्पताल पहुँचाया, इसको चिकित्सा की, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है कि उसका इलाज जारी है। एमपी पुलिस की एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जबलपुर से 3 और अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इनमें याकूब खान, मोहम्मद यूनुस और अब्दुल खान शामिल है, जिन्होंने तमाम भारतीय दस्तावेज बनवा रखे थे। तीनों अफगानी नागरिक छोटी ओमती के 8 नल इलाके में कंबल का कारोबार करते थे। बताया जा रहा है कि इनमें याकूब खान 20 साल पहले अपने दादा के साथ अफगानिस्तान से भारत आया था, जिसने 2013 में ही जबलपुर के पते पर भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया था। याकूब ने ही अपने 2 साथी यूनुस और अब्दुल के इंडियन पासपोर्ट बनवाए थे। एटीएस तीनों अफगानियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि एमपी पुलिस की एसटीएस इसी माह की शुरुआत में 3 अफगानी नागरिक सोहबत खान, इकबाल और अकबर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एटीएस का फोकस इस बात पर भी है कि कहीं ये अफगानी नागरिक भारत विरोधी गतिविधियों में तो शामिल नहीं थे। 8 नल इलाके के प्रत्यक्षदर्शी और लोगों ने जबलपुर और भारत में अवैध रूप से रह रहे अफगानी नागरिकों पर कार्रवाई की मांग भी की है। ये छोटी ओमती 8 नल में निवास करते हैं। इनका बिजनेस है कम्बल रजाई का, और इन्होंने शादी भी यहीं करे हैं, और मैं 10-12 साल लगभग देख रहा हूँ। ऐसे कोई आपराधिक गतिविधि में नहीं है, लेकिन ये भारत के नहीं है, इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो घुसपैठ करके और रोहिंग्या लोग जो आ रहे हैं, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं ये घातक है। इसमें मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कड़ी कार्रवाई करके ऐसे लोग को इनके मुल्क भेजाया जाए वापस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।